नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुराने मेडिकल टेक्स्ट अष्टांग संग्रह के पन्ने पलटने वाले हैं। और पता है हम क्या खोजने वाले हैं? जोक थेरेपी की एक ऐसी दुनिया जो इतनी सोफिस्टिकेटेड थी कि लोग हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई सोच भी सकता है कि एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट जो आज सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, कभी राजा महाराजाओं, अमीर लोगों और यहां तक कि छोटे बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता था? और इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए, अष्टांग संग्रह के हिसाब से जोक थेरेपी को ब्लड लेटिंग यानी शरीर से खराब खून निकालने का सबसे जेंटल, सबसे कोमल तरीका माना जाता था। और इसीलिए ये उन मरीजों के लिए एकदम परफेक्ट थी जो ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जैसे कि शाही लोग, बच्चे या फिर बुजुर्ग। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं था कि कोई भी जोंक उठाई और लगा दी। बिल्कुल नहीं। सही जोंक को चुनना एक बहुत ही जरूरी और डिटेल्ड प्रोसेस था। कह सकते हैं कि ये जिंदगी और जहर के बीच का मामला था। इस ग्रंथ में जोंकों को साफ साफ दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तरफ थी निर्विष, मतलब बिना जहर वाली, और दूसरी तरफ सविष यानी जहरीली, मतलब एक थी मेडिसिनल टूल और दूसरी एक खतरनाक खतरा। जो सविश यानी जहरीली जोंकें थीं, उन्हें तो बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता था। सोचिए, ये मिलती कहाँ थीं? गंदे पानी में, सड़ते हुए जानवरों के पास, कचरे में। उनकी पहचान भी अलग थी, कुछ बालों वाली, कुछ चिपचिपी, या फिर किसी पर इंद्रधनुष जैसे रंग की धारियां होती थीं। और इनका काटना बहुत खतरनाक था। इससे जलन, सूजन, बुखार, यहां तक कि बेहोशी भी हो सकती थी। और इनके ठीक उलट थी मेडिसिनल जोके यानी निर्विष। ये कहाँ मिलती थी? साफ सुथरे पानी में, जहाँ कमल और वाटर लिलीज खिलते हों। इनकी भी एक खास पहचान थी। गोल शरीर, काई जैसा हरा रंग और नीली धारियां। और मजे की बात तो यह है कि ग्रंथ में मेल और फीमेल जोकों में भी फर्क बताया गया है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए होता था। अच्छा, तो मान लीजिए सही जोंक चुन ली गई। अब आगे क्या? अब शुरू होती थी असली प्रक्रिया, जो कि एक बहुत ही सावधानी से किया जाने वाला मेडिकल प्रोसीजर था। इस पूरी प्रक्रिया को अगर देखें तो ये 5 स्टेप्स में बटी हुई थी। सबसे पहले जोंकों की देखभाल, फिर मरीज की तैयारी, उसके बाद जोंक को लगाना, फिर उसे मॉनिटर करना और आखिर में उसे हटाना। इससे साफ पता चलता है कि यह पूरा प्रोसेस कितना ऑर्गेनाइज था। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन जोंकों की देखभाल का तरीका। मतलब इन्हें सिर्फ पकड़ा नहीं जाता था, बाकायदा पाला जाता था। इन्हें खुशबूदार मिट्टी वाले नए बर्तनों में रखते थे, खाने में पानी वाले पौधों का पाउडर देते थे और हर 3 दिन में पानी बदलते थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी कीमती मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद मरीज की स्किन को उस जगह पर थोड़ा सा रफ किया जाता था जहां ट्रीटमेंट करना है। और मान लीजिए कोई जोंक काटने में आनाकानी कर रही है तो उसे दूध या खून की एक बूंद दिखाकर ललचाया जाता था, ताकि वो सही जगह पर चिपक जाए। और प्राचीन चिकित्सक इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखते थे, ये बात इस एक लाइन से साफ हो जाती है। अष्टांग संग्रह में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे हंस पानी से दूध को अलग कर देता है, ठीक वैसे ही जोंक पहले शरीर से सिर्फ अशुद्ध खून को बाहर निकालती है। मतलब उनका मानना था कि जोंक खुद ब खुद सिर्फ गंदे खून को ही चूसती है। जो वैद्य होते थे वो पूरे टाइम प्रोसेस को बहुत ध्यान से मॉनिटर करते थे। जैसे ही मरीज को उस जगह पर खुजली या हल्की चुभन महसूस होती तो ये एक सिग्नल होता था कि अब खराब खून निकल चुका है और साफ खून निकलना शुरू हो गया है। और बस यही सही वक्त होता था जोंक को हटाने का। और अगर वो आसानी से नहीं हटती तो नमक या शहद का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद की कहानी तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि देखभाल सिर्फ मरीज की नहीं होती थी, बल्कि उस जोंक की भी होती थी। यहां देखिए, मरीज के घाव को तो ठंडे पानी से धोकर उस पर घी और कॉटन लगाकर बंद कर दिया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ उस जोंक को चावल का पाउडर खिला के उल्टी कराई जाती थी, ताकि वो पिया हुआ खून बाहर निकाल दे। फिर उसका मुंह तेल और नमक से साफ करते थे और उसे 7 दिनों के लिए आराम करने दिया जाता था। ये बात फिर से साबित करती है कि जोंक कोई डिस्पोजेबल चीज नहीं, बल्कि एक रीयूजेबल और सम्मानित मेडिकल टूल थी। तो अब इस पूरी चीज को एक बड़े पिक्चर में रखकर देखते हैं। ये जो लीच थेरेपी थी, ये कोई अकेली चीज नहीं थी। ये प्राचीन आयुर्वेदिक ब्लड लेटिंग प्रैक्टिसेस के एक पूरे सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा थी। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, खून निकालने के मोटे तौर पर 4 तरीके थे।
पहला प्रच्छान, मतलब ब्लेड से छोटे छोटे कट लगाना, ये जमे हुए खून के लिए था। दूसरा कपिंग, जो सींग या लौकी से की जाती थी, ये स्किन लेवल की गंदगी के लिए थी। तीसरा जोंक थेरेपी, जो शरीर के अंदर की गहरी अशुद्धियों को निकालती थी। और चौथा शिराव्यध, यानी नस से खून निकालना। ये तब होता था जब अशुद्धियां पूरे शरीर में फैली हों। मतलब हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग टूल था। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है कि ऐसा और कितना प्राचीन ज्ञान होगा जिसे हम आज कम आंकते हैं। ये पूरी जानकारी हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि प्राचीन मेडिकल सिस्टम्स के बारे में हमारी जो सोच है, क्या उस पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है।